हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आपके इस तैयारी को और बेहतर और ऊंचाइयों तो ले जाने के लिए मैं ले आया हूं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके इस पेपर को यानी साइंस को और बूस्ट कर देगा। ख़ास तौर पे इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री के नंबर को और बेहतर बनाने के लिए और बूस्ट करने के लिए आप लोग कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में अभी तक आए हैं या आने की संभावनाएं हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो का टाइम ज़रूर नहीं होगा, कम होगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे अभी तक कभी भी कुछ भी कहीं नहीं पढ़े हैं तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारे निचोड़ मात्र इस 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स बी स्टार्ट। आर यू रेडी? ओके, सो नाउ द मेनी क्वेश्चंस। खासतौर पर मैंने लिख रखे हैं कुछ क्वेश्चन, देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया बेटा कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर द बर्निंग इन द एयर। बर्निंग द एयर करने में या उससे पहले क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये आप देखेंगे। तो 2016, 18, ये जितने मरतबा आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको प्रश्न आपको देखे गए हैं। देखिए रीज़न क्या है, मैग्नीशियम जो क्या होता है कि जो मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कह दीजिए रिएक्टिव मेटल है। क्या है? रिएक्टिव मेटल होता है, यानी कि रिएक्शन करने की क्षमता ज़्यादा है। व्हेन स्टोर्ड, जब आप इसको स्टोर करते हैं, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक लेयर बना देता है, उस लेयर का नाम होता है, एक लेयर बना, देखो ध्यान देना, एक लेयर तो बनेगा ही बनेगा। किसका बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई मामूली मत समझिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब लेयर बन गया ऑन इट्स सरफेस ऑफ विच द स्टेबल एंड द प्रिवेंट। अब आप सोचिए, जैसे आप पानी है, पानी को 2, 4, 6 दिन छोड़ दीजिए तो पानी के ऊपर एक लेयर बन जाता है, जाला, गंदगी। ठीक उसी तरह से क्या होता है, जब अब जाला बन जाता है 4-6 दिन बाद, तब आप छोटे हल्के फुल्के बहुत ही लाइटर पार्ट उस पर छोड़ते हो तो उसी जाले पर रह जाते हैं, नीचे अंदर तक नहीं जा पाते हैं। सेम दिमाग में रखते हुए इसको समझिएगा। मैंने कहा कि विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द लेयर एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जो कि कहाँ पर बनेगा? ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पर बन गया, जो कि स्टेबल होता है, मजबूत होता है, एंड प्रिवेंट, किसको रोकता है? फर्दर रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और वही मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है कहीं ना कहीं फर्दर वो रोक देता है कि दोबारा तुम लोग रिएक्शन आपस में ना कर पाओ। मैग्नीशियम रिबन आप जानते हैं क्लीन किए जाते हैं स्पेशली बाय द सैंड पेपर से। सैंड पेपर का यूज़ करते हैं टू रिमूव द लेयर। इस लेयर को हटाना है। अगर आपको पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने का तरीका क्या है, देन वी हैव टू जस्ट क्लीन विद द सैंड पेपर, ताकि वो रिमूव हो गया लेयर, सो दैट द अंडरलाइनिंग मेटल जो होती है कैन बी एक्सपोज्ड इनटू द एयर। और उसको हम क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं एयर में। क्या ये बात समझ में आ गया होगा? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा इसमें। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। देखिए बैलेंस होना क्या होता है? बैलेंस होता है दोस्तों कि एक साइड में होता है कि दो लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है, दो लोग हैं, मान लो कि A प्लस बी। जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल के थोड़ा सा समझाता हूँ, जैसे A प्लस बी, ठीक, तो ये क्या है? आपस में मिल करके कुछ बनाएंगे। जैसे मान लो A B बना रहे हैं, समझिएगा। A और B आपस में जो मिले हैं वो रिएक्टेंट है, और ये दोनों रिएक्टेंट व्हेन द टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर, केमिकली कंबाइंड होते हैं, एंड टू फॉर्म एन वन सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना दिया। तो यानी ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नया बन के तैयार हो जाता है, उसका नाम है प्रोडक्ट। तो ये क्या यहाँ जितना लिया था इन दोनों का रेशियो क्या इस रेशियो के इक्वल है कि नहीं है? नहीं है तो फिर करिए इसको। यही है हमारा बैलेंस करने का तरीका। तो जैसे मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे कुछ रिएक्शन दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है H2, यहाँ पर है क्या? Cl2, ठीक।
2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ बैलेंस करना है, तो 2H कर दीजिए। गैस अवस्था में ये होता है, पता है आपको। फिर देखेंगे ये हमारा क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है, ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट होता है। अब इसको बैलेंस करना है आपको। देखिए बेरिलियम कितना 1 है, ठीक है ना। सल्फेट देख लीजिए यहाँ पे जितने पाए जाते हैं, एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पर अगर एल्युमिनियम की मात्रा को आप बैलेंस करना चाहते हो, हाँ तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें। देखिए अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है, आपको बेरिलियम बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बेरिलियम हमारा, इसको 3 ले लीजिए, ठीक, 3 इधर कर दीजिए। अब बेरिलियम देखिए बेरिलियम क्लोराइड इस साइड में आपको कितना दिखाई पड़ा है, आपके सामने दिया गया होगा। अब यहाँ बेरिलियम सल्फेट देखिए 3 इसको लगा दीजिए। जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से क्लोरीन यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 2 जा 6 हो गया। बेरिलियम यहाँ 3 हो गया, बेरिलियम यहाँ पर 3 हो गया। और किस तरह से सल्फेट यहाँ पे हमारा 3 था, SO4 यहाँ पर 3 आपके सामने मौजूद होती है। यानी इस प्रकार से दोस्तों क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। फिर देखिए यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर H2O है, यानी इस सोडियम को जो सॉलिड है ये हमारा किस तरह से वाटर के लिक्विड में कैसे मिल करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहा है। तो हम बना हमारा क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस होता है। अब देखिए कैसे बराबर करेंगे, तो एक NaH2O1 क्या इसमें सिस्टम आप अप्लाई कर दें। तो ऐसा करो कि यहाँ पर 2 Na ले लो, ठीक है, इसको इसलिए लिया ताकि यहाँ पर हम NaOH की वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लें। अब आप जरा देखो क्या NaOH की वैल्यू में कोई तकलीफ है। Na हमारा 2, Na2, OH देखो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन जो बचा था उसको मैंने हाइड्रोजन गैस के रूप में उसको निकाल दिया। ये समझ में आई बात है। तो ये जो आपके सामने दिया है ये बैलेंस करने का तरीका है, ये बैलेंस करने के लिए भी आपको आ सकता है। तो ध्यान देना कि कैसे रिएक्टेंट को आपस में इक्वल रेशियो में लगा के प्रोडक्ट के बराबर में रखना होता है। फिर देखेंगे एक प्रश्न और दिया इसमें, व्हाई डज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल डिप्स। कहता है कि जो कॉपर सल्फेट होता है उस कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन का कलर बदल जाता है। जैसे तुम कोई नेल्स यानी कीली जो होता है, कीली को अगर आप उस कीली को पानी में उस सोल्यूशन में डाल दो तो क्या होगा। अभी एक सोल्यूशन आप बना रखे हो ग्लास में, ठीक है, नाम क्या है उसका, कॉपर सल्फेट। उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में थोड़ा सा तुम कीली लाओ, कीली को डिप कर दो, और डिप करने के बाद देखोगे तो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाएगा। वो कैसे चला, क्या कोई जादू है। तो जी हाँ, ये केमिस्ट्री का जादू है। क्या बताता है, ये कहता है कि साहब आयरन जो है ना, आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को। ये अब बताइए कॉपर को उड़ा देता है ये आयरन नेल्स। अब जैसे आयरन गया उसने कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया और हटा दिया कहाँ से, कॉपर सोल्यूशन से, और बना क्या दिया, फार्मिंग द आयरन सल्फेट, मतलब अपने आप को ले जाके जोड़ दिया। डिस्प्लेसमेंट एक्शन अभी आ रहा है इसके बाद, डिस्प्लेस कर दिया इसको। और यहाँ पर देखेंगे जैसे ये आयरन सल्फेट बना, चूँकि ये कलर क्या है इसका, ग्रीन कलर का होता है। ध्यान देना, इस बात को पूछा जाता है कि आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट में ग्रीन कौन होता है, फेड कौन होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जैसे आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया मैंने, यहाँ पर हमको मिला क्या, फेरन सल्फेट, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, हटा दिया, कॉपर अलग हो गया। ये जो हमारा होता है कॉपर सल्फेट, ध्यान देना, हमेशा ब्लू कलर का होता है, और जो आयरन सल्फेट बनता है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है। चूँकि ग्रीन कलर का होता है, ये हमारा क्या है, ब्लू कलर का है कॉपर सल्फेट, जो कि फेड कलर का होता है, दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन यही आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होगा, कंप्लीटली इसको आप देखेंगे कि ये अपीयर्ड होता है। क्या इतना बात क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन लिखते रहना बेटा, ये मत करना कि कोई क्वेश्चन छोड़ करके तुम आगे बढ़ जाओगे। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, ये गारंटी है कि अगर आप इस क्वेश्चन को आप पूरा सेशन अभी कंप्लीट कर लिए तो निश्चित तौर पे ये बोर्ड में आप भी देखोगे कि हाँ ये तो एज इट इज प्रश्न आने वाले थे, वही आ गए हैं बिल्कुल। तो ये वही होगा आपके साथ, देखना चाहे। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताऊँ। चलिए बच्चों, अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्न आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक आपने देख लिया, अगला दिया है कि डिफाइन द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हमारा केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका ये कहते हैं रीढ़ की हड्डी है ये, क्योंकि अगर आपको उन चारों केमिकल रिएक्शन के विषय में नहीं आता है, वो क्या कहना चाहते हैं, कौन से एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन जाने जाते हैं, तो बेकार है। तो आइए उसी में समझेंगे हम लोग कि डिफाइन द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कहते हैं ना तुम हमारे साथ कंबाइन कर लो भाई, हम लोग कंबाइन क्लास पढ़ाएंगे, हम लोग कंबाइन टिफिन करेंगे।
यानी तुम कुछ लाना मैं कुछ लाऊंगा, दोनों मिला करके कुछ और बनाएंगे। प्रोसेस सेम यहाँ पर भी है। कॉम्बिनेशन कहता है कि दो या दो से अधिक, टू आर मोर सब्सटेंस और एलिमेंट कंपाउंड आर कंबाइंड टू ईच अदर, केमिकली कंबाइंड होना चाहिए, कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक मात्र सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जब दो अलग अलग आपस में क्या मिल रहे हैं, मिलने के बाद, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में आप देखिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, जिसको क्विकलाइम भी कहा जाता है, व्हेन इट कंबाइन विद द वाटर H2O विच इन लिक्विड फेज, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं केमिकली, बनाते क्या हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लैक्ट लाइम, जिसको आप यूज़ करते हो एज अ भुजा चूना, जिसको घर की पुताई दीवारों और ऊपर भी यूज़ किया जाता है। आप लाते हैं मार्केट से सॉलिड पत्थर, चट्टान हो गया हमारा, क्या कोई क्लाइम हो गया, पानी में डुबो दिया, उसके अंदर तमाम एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, तो वो बनने के बाद जब गल जाता है तो बन जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ट लाइम बन जाता है। ये समझ में आया। तो ये कॉम्बिनेशन है डिकम्पोजिशन, टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पर दिया है कि अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। देखिए मैंने कहा ना, दो आपस में तीर के इस पार रिएक्टेंट होते हैं, तीर के उस पार बनने वाला प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, एक ले लीजिए, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड या ब्रेक हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया है, CaCO3 सॉलिड अवस्था में है, मैंने इसको हीट कर दिया। हीट करने का मतलब हो गया कि जब आपने इसको एक एनर्जी देना शुरू कर दिया, समझिए ना, हीट दे रहे हैं तो टूटा किस में है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया है, और कैल्शियम ऑक्साइड के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ध्यान रखना कि जब किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रिएक्टेंट को आप तोड़ना चाहते हो, और तोड़ने के लिए आपको अलग अलग मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है, कभी हीट करते हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी करते हो, कभी लाइट करते हो, तो कभी सनलाइट करते हो, तो ये सब तरीके हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट टूट गया है। लेकिन तब नाम बदल जाता है, जब हीट देते हो तो थर्मोलिसिस कहा जाता है, समझिएगा। लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो, सनलाइट देकर के तोड़ना चाहते हो, तो ये टूटता है, सिल्वर में अलग हो जाता है, और ये हमारा देखेंगे क्लोरीन में अलग हो जाता है। तब इसको कहते हैं फोटोलिसिस, बिकॉज हियर यू प्रोवाइड द सन लाइट फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द रिएक्टेंट। जब आप लेड नाइट्रेट की बात करते हो, तो हीट करते हो, तो ये लेड ऑक्साइड में टूटता है, साथ ही साथ NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटता है। यहाँ पर आपने हीट दिया तो मतलब आपने थर्मोलिसिस करवा दिया। ये समझ में आता है। फिर देखिए कहता है कि एनर्जी रिक्वायर होती है इसके लिए, बट डिकम्पोजर चाहिए तो जाहिर सी बात है एनर्जी रिक्वायर होगी। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया कि डिकम्पोजिशन अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये बताएगा। अभी मैं बताऊंगा कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, और ये अभी यहाँ पर पहले समझ लेंगे, फिर उसको बताते हैं। देखो यहाँ एनर्जी रिक्वायर होती है, समझ में आया, किस रूप में, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी रूप में यूज हो जाए। जब एनर्जी किसी भी रिएक्शन में लगती है, खर्च होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द इंडोथर्मिक कहा जाता है। जब निकलती हो तो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन यहाँ पर इंडोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि कहा नहीं जाता कि भाई मैं इस क्लास में गार्डिंग कर रहा हूँ, तुम जरा मेरे स्थान पर वहाँ चले जाओ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, यानी आपने डिस्प्लेसमेंट कर लिया। एक टीचर ने कमरा नंबर 5 में आ गया, आप थे वो 4 में था तो तुम 4 में चले गए, यानी आपस में आप लोगों ने क्या किया, सीट का या कैसे क्लासेस को चेंज कर लिया, एक सिंगल, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन जाकर के डिस्प्लेस होकर के सल्फेट से ऐड हो जाता है, कॉपर को कहता है बेटा तुम निकल लो, तुम्हारा रास्ता खाली, तुम जाओ अकेले घूमो उधर। तो ऐसे होता है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट करते हो, 2 टीचर वहाँ से बुला लो, 2 यहाँ से भेज दो, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या बोलेंगे, कमरे को चेंज कर लीजिए, आप उस क्लास में जाइए, सर मैं इस क्लास में जाता हूँ। व्हेन द 2 रिएक्टेंट एंड पार्टिसिपेट, जब 2 आपस में जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने रिएक्ट करा। ये हमारा सोडियम वाला भाग भाई साहब क्लोरीन के पास चले गए, NaCl बना दिया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और ये बेरिलियम भाग करके आ गया सल्फेट के पास, तो बेरिलियम सल्फेट तैयार हो गया। तो ये जितनी भी प्रोसेस आपने देखा भाई साहब, ये जान लीजिए कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ने बहुत ही कन्फाइन कर दिया, बहुत ही स्मॉल कर दिया, छोटा कर दिया, लेकिन बहुत ही सारी बातें इसमें क्लियर रख दी हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज द एक्सोथर्मिक। मैंने कहा कि भाई साहब इसमें एनर्जी लगती थी इंडोथर्मिक, इसमें खर्च होगी,
इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पूछा क्या है ये ऐसा, तो देखिए कहता है कि रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। भाई साहब क्या होता है ना, जब तुम खाना पीना खा लेते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फूड रखा हुआ है, स्टोर्ड है ग्लूकोज फॉर्म में। अब वो ऑक्सीजन जैसे पाता है तो इट कैन ब्रेक, टूट जाता है, तो यानी एनर्जी निकलना शुरू होती है, हालांकि वो एटीपी फॉर्म में होता है। अब एनर्जी रिलीज होगी, ऑक्सीजन नीड होता है फॉर द ब्रोकन ऑफ द फूड, कौन सा, ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 ग्लूकोज एक्वस अवस्था में देख सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्ट करता है, CO2 अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, एनर्जी अलग हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जी हाँ, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। अगला है डिकम्पोजिशन अपोजिट होता है। ये कहता है डिकम्पोजिशन अपोजिट है कॉम्बिनेशन के, क्यों नहीं होता भैया? जब तुम कहते हो डिकम्पोजिशन यानी कि तुम तोड़ रहे हो किसी चीज़ को, ब्रेक कर रहे हो, जैसे AB है, AB को तुमने ब्रेक कर दिया A में और B में, ठीक, तो ये तो आपने यहाँ बताई दिया। आपने कहा क्या कॉम्बिनेशन के ये आपस में सर अपोजिट है, बिल्कुल, A और B आपस में मिल करके तो AB बनाते हैं। तो कंबाइन मतलब दो चीज़ जुड़ना, एक नया प्रोडक्ट तैयार करना। लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन में एक सिंगल ही रिएक्टेंट है जो टूट जाता है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट। हालांकि ये क्वेश्चन बस आपको बताने के लिए था कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ध्यान देना। आपको क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छा है, ऑयल है, फैट है, कंटेनिंग फूड आइटम्स आर द फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन। वाह है, जो तुम लाते हो चिप्स खाते हो तना तन 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 तन, और थोड़ी सी कहीं उसमें कहीं होल होती है तो हवा निकल जाता है, तो आप कहते हो भैया ये हम नहीं खाएंगे, तो चम रहा है, चिम रहा है ना, बहुत नरम हो चुका, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों आपने ऐसा कहा? क्योंकि आपको इस बात को पता होना चाहिए कि वो जो रैप आप पाए हो जिस पैकेट में था, उस पैकेट में नाइट्रोजन भरा होगा, ये इसलिए ताकि उसको मॉइस्चरिंग, उसकी कंडीशन को मेंटेन करके रखे। भाई मैंने कहा नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, देयर इज नो रिएक्शन वेरी इजीली, किसी का रिएक्शन वगैरह नहीं करता ये जा करके कि तुरंत जाओ जिसके साथ झपट्टा मार जो, नहीं करेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है किसी भी फूड सब्सटेंस के साथ, मैक दम रेंसिडिटी, और जैसे ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसको रैंसिड कर देगा, उसको चमड़ा बना देगा, ख़त्म कर देगा, बेकार कर देगा, उसका टेस्ट बदल देगा, स्मेल बदल देगा। तो इसलिए सो द बैग यूज्ड इन द पैकिंग, जो हम बैग यूज़ करते हैं, पॉलीथीन यूज़ करते हैं पैकिंग करने के लिए, उसको हम लोग फूड आइटम्स को उसको फ्लश्ड कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से, यानी उसको भर दिया जाता है किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, ताकि जो भी उसके अंदर ऑक्सीजन हो उसको रिमूव कर सके इनसाइड ऑफ द पैक, उस पैक के अंदर से सब निकाल देगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें आता है क्रोजन। क्रोजन जानते हैं लोहे में जंग लग जाना, लोहे को 5, 2, 6, 10, 15, 20 दिन तक आप छोड़ दीजिए खुले एटमॉस्फेयर में, तो कुछ समय बाद ऑक्सीजन के और पानी के द्वारा एक रिएक्शन बनेगा और आपको एक ब्राउन कलर का एक पाउडर दिखाई पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं रस्टिंग हो लग जाना, जंग लग जाना, तो उसी को क्रोजन कहा जाता है। ध्यान देना, ये हमने एक्सप्लेन नहीं किया, बताया कि आ सकते हैं। रेंसिडिटी समझ लीजिए किसी भी भोजन के टेस्ट स्मेल को बदल देना। बासी खाना खाते हो तो कभी कभी बासी का टेस्ट बदला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो भी ऑयल और जो फूड थे वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के संपर्क में आ चुके हैं और उस खाने को, फूड को क्या किए वो लोग, चेंज कर दिए उसका टेस्ट स्मेल को। तो ये कहता है ऑक्सीडेशन हो गया किसका, फैट का, या जो भी उसमें फैट ऑयल होंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, एंड इट चेंज द टेस्ट स्मेल इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। क्या करना चाहिए हमको ताकि हम रेंसिडिटी से बच सकें? तो कुछ मैं उपाय दो एक बताता हूँ। सबसे पहले करिएगा कि जिस चीज़ में कोई सामग्री खाने पीने वाली चीज़ें रखी हैं उस चीज़ को बहुत ही एयर टाइटली पैक्ड कर दीजिए, बढ़िया से पैक करिए कंटेनर को। सेकंड, उसमें कुछ एंटी ऑक्सीडेंट रिएजेंट उसमें डाल दीजिए ताकि वो क्या करे, ऑक्सीडेशन होने वाले को न्यूट्रलाइज कर सके और उस फूड आइटम्स को सुरक्षित करने का भी काम करे। सेकंड है उस चीज़ को जहाँ पर सामग्री खाने पीने वाली ऑयल फैटी चीज़ें हैं उसको, उस पूरे एटमॉस्फेयर को एक मरतबा तुम नाइट्रोजन से फ्लश्ड करवा दो ताकि जो फूड मटेरियल हमारा हो वो बेहतरीन तरीके से क्या रहे, लंबे समय तक प्रिजर्व रहे और अच्छे से रहे। क्लियर है बात? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। चलिए बेटा आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी आपके सामने देखने को मिल रहे होंगे। पहला दिया कि व्हाई शुड द कर्ड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। आखिर कोई भी खट्टी जो चीज़ें होती हैं खाने पीने वाली सामग्री, आखिर उसको तुम ब्रास और कॉपर के वेसल्स में बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हो? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे दही तुमने ले लिया 1 किलो, अब तुम क्या कॉपर के बर्तन में डाल दोगे? क्या तुम ब्रास के बर्तन में डाल दोगे? नहीं। तो क्यों नहीं? रीज़न यही है बेटा इसमें, देखिए दिया है कि बिकॉज हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इट कंटेनिंग एसिड। उसमें क्या होता है,
एसिड पाया जाता है भाई ब्रास और कॉपर वाली जो व्यवस्था बता रहा हूँ। एसिड होता है व्हेन दे केप्ट मेटल, जैसे तुमने रखा तो जो मेटल होता है ना वो मेटल एसिड, जैसे तुम जो दही दूध या जो खट्टे सामग्री ले उसमें एसिड है, तो वो एसिड जा करके डायरेक्टली रिएक्शन कर देता है उस मेटल से, जो कॉपर और ब्रास का जो मैंने भी आपसे बताया। अब होता क्या है, ये लोग वो मेटल जा करके एसिड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन ही करके चुप हो जाता तो ठीक था, लेकिन क्या करता है कि वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। और हाइड्रोजन गैस तुम जानते हो इतने हार्मफुल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं कि आप खा तो लोगे लेकिन कब चले जाओगे कुछ पता नहीं रहेगा। तो वो इस तरह से होता है और देयर बाय द स्पॉइलिंग फूड। और आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो सामग्री खाने पीने वाली चीज़ें रहती हैं स्पॉइल हो जाते हैं, बेकार हो जाएंगे, टेस्ट बदल जाएगा उनका, पूरा का पूरा एक प्रकार से कह दीजिए कि खाने योग्य ही नहीं बचेंगे। इसीलिए हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज़ हो रहा है किसी चीज़ से तो हम इसलिए चाहते हैं कि हम इस एसिडिक चीज़ वाली सामग्रियों को किसी मेटल्स में ना रखें। जैसे मैंने दिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने जिंक के साथ रिएक्शन कराया, जिंक ने तुरंत सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया, जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, ले जाओ धड़ाधड़ डालो इनके खाने में, मर जाएंगे। ये प्रोसेस करवा देगा बेटा, तो इसको मत खाना। देखो व्हाई द HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड शो द एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में तो एसिडिक कैरेक्टर को शो ही कर रहा है, बट क्या करता है, व्हाइल द सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे सोल्यूशन में तो कोई एसिडिक नेचर नहीं शो करता है, तो आखिर क्यों एक्वस में ही करता है? रीज़न क्या होगा? रीज़न ये देखिए, लिखा है कि डिसोसिएशन ऑफ HCl, यानी डिसोसिएशन आप जो करवा रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का जो भी होगा, किसमें, हाइड्रोजन आयन में होगा। ध्यान देना, हाइड्रोजन आयन शब्द लिया मैंने, हाइड्रोजन आयन जो कि ऑलवेज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द H2O, जो कि हमेशा कहाँ पर होगा, पानी की अवस्था में प्रेजेंस रहेगा। एंड ये हाइड्रोजन कंबाइन करता है विद द वाटर, और तुरंत वो हाइड्रोजन निकला होगा हमारा जा करके किसके साथ, पानी के साथ धड़ धड़ कंबाइन करेगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन H3। देखो मैंने HCl है, मैंने तोड़ा H+ में, ये H+ आकर के फिर पानी से रिएक्शन कर लिया और बना दिया क्या, हाइड्रोनियम आयन बन के तैयार हो गया। अब ये प्रोसेस संभव था सिर्फ उस वाले में, एक्वस वाले में, लेकिन क्या ये चीज़ें ग्लूकोज जैसी चीज़ों में, अल्कोहल जैसी चीज़ों में पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑल दो यद्यपि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंटेन द हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन होता है, आयन हमने नहीं कहा, हाइड्रोजन होता है। दीज कैन नॉट डिसोशिएट, जो कि पानी में डिसोशिएट नहीं हो पाता है इनटू द वाटर, और जब पानी में डिसोशिएट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयन वहाँ से नहीं निकालेगा, और जब हाइड्रोजन आयन वह नहीं निकालेगा, हेंस डिड नॉट शो एनी काइंड ऑफ द एसिडिटी या एनी काइंड ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर, तो कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। ये बात समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ मैंने नोट बताने की कोशिश की। देखो बेटा इसमें क्या है ना, एक pH होता है, pH को आप जानते हो कि पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और जो pH की जो स्केल होती है आप जानते हैं कि मैं इसको कहाँ तक लेता हूँ, 14 तक लेता हूँ। जब तुम 1 से लेके 6 तक की बात करते हो तो एसिडिक की बात करता है, 7 पे न्यूट्रल होता है, और उसके बाद जो 14 तक की अवस्थाएं होती है वो हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है। अब यहाँ पर जरूरी है कि कौन से एसिडिक हैं, कौन कौन सी चीज़ें किस में देखने को मिलता है। तो देखिएगा इसमें जैसे हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे हाथ में, वो पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अभी ज़्यादा मात्रा में निकल जाए तो भी दिक्कत होगा, म्यूकस हो जाएगा। म्यूकस हालांकि मौजूद है उसको रोकने के लिए, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में क्या हो जाता है, एक प्रकार से कह दीजिए घाव बना देता है। उस घाव से बचने के लिए हम बताते हैं कि जैसे गैस्ट्रिक जूस है 1.2 होता है, लेमन में 2.2 होता है इसका pH, पानी जानते हैं न्यूट्रल है तभी आप पीते हो धड़ धड़। NaOH 14 दिखाया है, ब्लड का 7.4 है, ये एसिड। और ऐसे ही बेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। चूँकि दोस्तों हम जानते हैं एसिड क्या है, एसिड एक खट्टा पदार्थ होता है ना, बट जैसे एसिड है और एसिड में आपने देखा कि पानी में घोलते हो तो हाइड्रोजन आयन भी निकलता है, यही होता है ना। अगर वो कंप्लीटली घुल जाता है तो अपने आप में बहुत ही हार्ड एसिड बन गया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको आप कहते हो। अब आरेनियस ने कहा भी था कि अगर किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को अगर पानी में घोलते हो हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है तो वो एसिड के रूप में ही आता है।
जितने भी खाने पीने वाली सामग्रियां हैं बहुत सारी हैं, नींबू में है, दूध में है, इन सब में क्या एसिड है, खट्टा पदार्थ है, तो यानी उसमें क्या एसिड है, सोर कैरेक्टर होता है, लेकिन बेस हमारा बिटर कैरेक्टर होता है। पानी में आर्सेनिक ने का डुबोगे तो OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन निकल जाएगा। तो यानी ये कहीं ना कहीं जो कि सौपी होता है काफ़ी, है ना, सौपी मुलायम होगा। अब ये सब चीज़ें क्या होती है, एसिड और बेस का अंतर हो जाता है। जब यही दोनों आपस में मिल जाते थे तो याद करिए इससे कहा जाता साल्ट बन जाता था, और साल्ट बनने के बाद साल्ट और पानी बनता था, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते थे। अभी आएगा तो बता देंगे हम। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने वाली बात थी। देखिए ऑल द बेस, मैंने कहा कि जितने देखे ना, ऑल द बेस नॉट, क्या सारे के सारे बेस हमारे पानी में आराम से घुल जाते हैं, ये चीज़ पूछने वाला प्रश्न है। लेकिन उसी में दोस्तों एक होता है एल्कली, चूँकि ये भी एक बेस ही होता है ना, बेस ये क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है पानी में। तो ये अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर ध्यान रखिएगा कि ये पानी में क्या होता है, घुल जाता है। समझ में आई बात। चलो अगला देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, राइट द सम नेचुरल अकरिंग एसिड। कुछ मैंने सामने लिख दिया है कि जो अकर होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, कौन कौन से एसिड हैं, जैसे विनेगर आप जानते हो, सिरका एसिटिक एसिड, खाते हो धड़ 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 तो एसिटिक एसिड है। ऑरेंज संतरा खाते हो उसमें साइट्रिक एसिड है। टेमरंड या टेमराइंड होता है जिसमें आपका तो इमली शायद इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो जो खाते हो ऑक्जेलिक एसिड है, हल्के मत लेना, टोमेटो ज़्यादा मत खाओ करो, ऑक्जेलिक एसिड है इसमें। मिल्क कर्ड, यानी देखिए मिल्क कर्ड कहते हैं ना, ये आप सीधा को कर्ड ही लिख दो, ज़्यादा कहानी इसमें ना बनाओ। क्या बताओ इसको, कर्ड बताओ। कर्ड में क्या है, लैक्टिक एसिड होता है। LAB मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से पूरा का पूरा दही हमारा खट्टा रहता है। हालांकि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको विटामिन B12 की वजह से मेंटेन रहती है, बॉडी को हेल्दी बनाती है, तो इसीलिए दही खाना ज़रूरी है ताकि पेट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी मेंटेन रहती है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, अभी आपने देखा, नींबू में बता दिया मैंने। एंट जो चींटी काटती है, मेथनोइक एसिड भी मौजूद है उसमें। हालांकि फार्मिक एसिड भी होते हैं, ध्यान रखना लाल चींटियों में। अब हाउ टू ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म, कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाते हो, कहीं पानी बरसा हुआ, गंदगी बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं, तुम ले जाकर के बिल्कुल पाउडर छींट आते हो चारों तरफ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, इंसेक्ट को मारता भी है, जर्म्स फ्री कर देता है पूरे एटमॉस्फेयर को जहाँ रहता है। बनाना क्या है, बहुत आसान है, बड़े बड़े लैब में इसको इजीली बनाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करा देते हैं क्लोरीन गैस के साथ। जैसे दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर CaOCl2 बन जाता है, और जैसे ही हमारा ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है, पानी वहाँ से बाहर निकल जाता है। हालांकि इसको टेक्सटाइल कंपनीज में, इंडस्ट्रीज़ में, पेपर इंडस्ट्रीज में लोग यूज़ करते हैं, इसका जानते होंगे आप लोग, वॉश करते हो क्लॉथ, यानी लॉन्ड्रीज में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। एंड बताया मैंने फ्री जर्म्स करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा बेटा, जब मैंने आपसे बात कही थी कि सर एसिड क्या है, बेस क्या है, मैंने पूरी बात अभी जब एक्सप्लेन कर दी थी, तो वहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, उसमें होता है कि क्या उसके कुछ इंडिकेटर हैं, सूचक हैं, कैसे जान पाओगे कि हाँ ये लाल है या एसिड है या बेस है। एक ग्लास में तुम्हें एक लिक्विड दे दिया जाए, सोल्यूशन, बट यू हैव अ नो आइडिया दिस इज द एसिडिक और द बेसिक, हाउ यू कैन टू चेक इट। तो वो जो चेक करने का तरीका है उसको इंडिकेटर कहते हो, जो कि स्पेशली लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है, जो कि लाइकेन से बनाया जाता है। एक बार का ट्री होता है, उसी से हम उसको निकालते हैं। दो आप देख सकते हैं कलर जो उसके स्पेशली यूज़ होते हैं, एक रेड एक ब्लू कलर। जब बेस मान लो कि एक लिक्विड है, नहीं जानते हो एसिड है बेस है, लेकिन तुम लिटमस पेपर हाथ में रख लो, उस लिटमस पेपर को उसमें डुबो दो। अगर वो जो लिटमस पेपर तुम लिए थे अगर वो रेड वाला था और उसमें डुबोने पर देखा कि लाल हो ब्लू हो गया, तो जान जाना कि वो जो लिक्विड है सोल्यूशन बेस है। एसिड की कमाल ये होती है कि नीले वाले जो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, उसको चेंज कर देता, टर्न कर देता किसमें, रेड लिटमस पेपर में। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा। फिर देखेंगे इसमें बताया मैंने, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया मैंने कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कुछ नहीं भैया, अभी जो मैंने बताया था NaOH बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्शन कराते हैं, इसमें एक साल्ट बन जाता है, NaCl बनता है, और यहाँ पर पानी बन के निकल जाता है। ये आपका साल्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। जो नमक खाते हो, नमक भी इसी से बनाया जाता है, एसिड और बेस के आपस में रिएक्ट कराने से साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या मामला क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए इतने क्वेश्चन हो गए, चलिए इसको सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। तो देखिए बेटा, अब इसमें ना कुछ एक और सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपके सामने है। पीओपी का ये मत समझिए कि पीओपी का काम करवा रहे हैं किसी से। जैसे आप सुनते होंगे कि भैया हमारे यहाँ थोड़ा पीओपी कही दो, सुने होंगे ना। तो ये जो पीओपी सुनते हो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कहा जाता है कि पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों इसको ऐसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखा जाता है। हाँ,
क्योंकि जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, बहुत ही रिएक्टिव होता है ये। एक्सप्लेन, तो सिंपल एक्सप्लेन हो गया कुछ नहीं, बस मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिखा है इसमें, लिखा हमने कॉपर सल्फेट हाफ H2O जब रिएक्ट करता है 1.5 वाटर के साथ तो आप देखेंगे बना देता है क्या, जिप्सम में चेंज हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जब जिप्सम में, जो कि हार्ड सॉलिड होता है। अब देखिएगा हमारा दोस्तों जो POP होता है एक वाइट कलर का एक पाउडर होता है ना, पाउडरी एक मास होता है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने की क्षमता पानी के साथ। जब एब्जॉर्ब करता है वाटर को तो आप देखेंगे व्हेन इट एब्जॉर्ब द वाटर इट चेंज इनटू द मास ऑफ सॉलिड, एक सॉलिड बॉल की तरह एक मास बन जाता है, उसका नाम हो जाता है जिप्सम में। तो जिप्सम का फार्मूला, POP फार्मूला, दोनों का फार्मूला रट लीजिए। एंड किस तरह से हम देख सकते हैं कि POP में वाटर मिल जाने से देख सकते हैं क्या बना, जिप्सम बना। ऐसे ही जिप्सम से पानी को रिलीज करवा दीजिए, रिमूव करवा दीजिए, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अगेन इनटू द POP। तो दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, है ना। फिर देखिएगा अब यहाँ पर है कि इंपॉर्टेंस यूज ऑफ द वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा यानी Na2CO3 इंटू 10H2O, ये जो है, और बेकिंग सोडा में कुछ डिफरेंस बताना है आपको। देखिए बहुत सिंपल है, बताइए कि वाशिंग सोडा जो होता है स्पेशली यूज़ करते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, टू मेक द ग्लास, टू मेक द सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एंड रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने का भी एक तरीका होता है, जिसमें यूज़ करने के लिए हम वाशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, जो कि आपके सामने Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। क्लियर है। फिर देखेंगे बेकिंग सोडा, ध्यान लिखिएगा। बेकिंग सोडा का नाम ही देखिए, ये स्पेशली कहते हैं ना, खाना बनाते हो तो कहते भैया थोड़ा बेकिंग सोडा ला दो, बेकिंग सोडा से थोड़ा खाने की टेस्ट बदल जाता है, बेहतर बन जाता है, थोड़ा सा और मसालेदार बढ़िया तड़का लग जाता है। तो यानी ये पाउडर होता है जो यूज़ किया जाता है स्पेशली किचन में, टू मेड फॉर द डिलीशियस फूड, जो कि देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है NaSCO3, फार्मूला मेन है NaSCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला है, यूज इन द किचन पाउडर के रूप में जाना जाता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द मेक द प्लफी, ये प्लफी बना देता है, प्लफी बनाता है, जैसे मैदा वगैरह कुछ है उसको प्लफी बना देगा, चीज़ों को और बेहतर बना देगा, इसके अंदर CO2 रिलीज होता रहता है, इसलिए प्लफी बन जाता है, फूल जाता है। यूज़ इन द सोडा एसिड, सोडा एसिड लेते हो उसको पीने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। खास तौर पे इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी जानते हैं, जिसमें आग को बुझाने वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। क्या ये बातें क्लियर होगी बेकिंग सोडा। फिर देख लेना व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, प्रॉपर्टी बहुत है कार्बन के पास। कार्बन आप जानते हैं कि हर जगह कार्बन ही कार्बन है, यानी कार्बन के बिना कह सकते हैं कुछ चलेगा नहीं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन्स हो, हर जगह आप देखिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन लगे हुए हैं उसमें पड़े हैं, और कार्बन ही हमारे हर फूड में है, ग्लूकोज भी कार्बन का ही बना होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कार्बन से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लकड़ी में देखिए, लकड़ी भी कार्बन ही है, कोयला कार्बन ही, उसके सब एलोट्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे एलोट्रॉप्स होंगे कार्बन के, जिसमें आप देख सकते हैं स्पेशली जो कुछ क्वालिटीज़ में बताता हूँ। कार्बन के सबसे अंदर क्वालिटी ये होती है कि इसकी बैलेंसी 4 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अब 6 नंबर है, मास 12 हो गया, यानी हमको नंबर को ध्यान रखते हुए देखना कि आखिर इसके अंदर 4, ठीक। अब उसका हाँ जब निकालते हैं बैलेंसी तो 4 ही आ जाएगा, नंबर 6 बैलेंसी 4 होगी। कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन कहता है कार्बन के अंदर क्या है, द एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड, किसी कार्बन के साथ या कार्बन एटम्स के साथ क्या बना लेना, एक बॉन्ड बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अंदर ऐसे नेचर दिया, यानी कैटिनेशन पावर। जबरदस्त भाई, कार्बन ऐसे खड़ा रहता 4 हाथ लेकर के, कहता चारों जुड़ जाओ, चारों जैसे ऐसे 4 इधर 4 2 इधर 2 इधर 4 जुड़ गया, 4 लोग उसको आगे जोड़ सकते हैं। यानी 4 वो चाहे तो गेन भी करे, 4 चाहे तो लॉस भी करे, टू मेक द ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। टेट्रा बैलेंसी यानी इसके पास 4 बैलेंस करने के लिए हाथ होते, भी मैंने बताया बैलेंस ऑफ द कार्बन इज 4 अदर मैक बॉन्ड बना सकता है। वही चीज़ें हैं, कोवैलेंस बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट मतलब होता है कि किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, कि तुम बेटा 4 मुझे दे दो, 2 मुझे दे दो, मिला करके, यानी इलेक्ट्रॉनों को जब शेयर करके बॉन्ड बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन के पास एक योग्यता और होती है कि चाहो तो ये चेन बना दे, चाहो तो ब्रांच बना दे, और चाहो तो ये रिंग बना दे। बेंजीन एक रिंग है, कार्बन का ही है, बिल्कुल चले जाते हैं चेन के रूप में सीधे। तो ये हमारा एक चेन हो जाता है, जिससे अभी आप देखेंगे कुछ मिल जाएंगे आपको, ये जैसे एक चेन बना है पूरा। कुछ ब्रांच होंगे, जैसे ये कार्बन है, इसके ऊपर किनारे किनारे सब साइड ब्रांच लगे हैं, तो ब्रांच में भी बन जाता है।
रिंग बन जाते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, जब कभी कभी कार्बन और कार्बन आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका प्रोफिक्स होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, सफिक्स में एन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं इन और आइन जैसे नाम को हम लोग यूज़ करते हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द, इसमें स्ट्रक्चर बनाना जैसे दिया है इसमें इथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं CH3COOH यानी एस्टिक एसिड ही, ये देख लीजिए किस तरह से हमने ड्रा कर दिया है, देख सकते हैं आप। फिर है ब्रोमोपेंटेन, देखिए कार्बन के जुड़े हुए कुछ नाम होते हैं जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, ये आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से मीथेन में, फिर प्रोपेन में, ब्यूटेन में, पेंटेन में, हेक्सेन में कितने कितने कार्बन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको जोड़ने का काम करना होता है। जैसे ब्रोमोपेंटेन में आप देख सकते हैं पेंटेन माने 5, 1 2 3 4 5 हमारे कार्बन है, 4 यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाता है, ब्रोमोन लग जाता है, बना के दिखा सकते हैं। ब्यूटेन देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 वही अपना आ जाता है। फिर आगे बढ़ाएंगे इसमें थोड़ा सा हम लोग, देखो भैया अब यहाँ पे है एक कन्वर्जन ऑफ द इथेनॉल इनटू द इथेनोइक एसिड करवा आता है कि कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू द इथेनोइक एसिड, प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। देखिए इथेनॉल जैसे यहाँ पर मैंने बनाया कि इथेनॉल CH3CH2H एक एल्कोहल ही होगा, ये जा करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है इट कैन कन्वर्ज इन किसमें, एसिटिक एसिड में, यानी कि इसमें इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या समझ में आई बातें? चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं। चलिए इसमें देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, यानी CH3Cl को यूज़ करते हुए आपको कोवैलेंट बॉन्ड को जस्टिफाई करना है कि हाँ ये कोवैलेंट होता क्या है। मैंने कहा साहब कार्बन के अंदर ये क्वालिटी है कि अलग अलग कार्बन आइटम से या उसके मॉलिक्यूल से अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करता है, अदर एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन करता है, लेकिन वो आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है ताकि वो मजबूत हो जाए। तो ये कोवैलेंसी आखिर CH3Cl में क्या कहना चाहता है, देखिए मैंने कहा कार्बन नेवर लूज और द गेट 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा तो है नहीं कि चारों इलेक्ट्रॉन पूरा दे देगा और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कार्बन। ये कहता कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे पास 4 है, मैं 4 ले लूँ इकट्ठा या 4 में इकट्ठा किसी को दे दूँ, तो ये संभव होता ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, आपको पता होगा। होता क्या है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। सो इट कंप्लीट ऑक्टेट बाय द शेयरिंग, इसीलिए ये पूरा ना त्यागता है ना देता है ना पूरा इलेक्ट्रॉन लेता है 4 4। ये कहता है मैं शेयर कर लेता है ना, आपस में दोस्ती करो, तुम मेरा ले लो इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हारा ले लो, दैट्स ऑल। तो ये शेयरिंग करवाता है बेटा। इट इज 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन आइटम्स या अदर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कि ऐसा नहीं कि कार्बन है तो कार्बन से जुड़ेगा, हो सकता है क्लोरीन से जुड़ी। अब यहाँ क्लोरीन नहीं जुड़ा है, ये क्लोरीन कौन सा उसका काका है, कार्बन थोड़े ना है। अब जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन शेयर करना है उसको, तो ये कहता है कि हम शेयर करेंगे बट वी कैन नॉट डोनेट और द गेन होल इलेक्ट्रॉन लाइक 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, देखो जैसे मैंने कार्बन के पास क्या होता है भाई, कार्बन रिक्वायर द 4 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बनाया कार्बन है, हाइड्रोजन आपके सामने 3 दिखा, क्लोरीन नीचे दिखा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। यानी इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम करते होगे तो तुम्हारे सामने ऐसे आता होगा, ये क्लोरीन है 17 हो जाए, 2, 8, 7 हो गया, यानी K है इसमें, L है, M है, ये सब सेल भर जाएंगे उसमें। तो लास्ट में कितने हैं ये 7 है, यानी इसकी वैलेंसी देखिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एक इसको मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा। और जैसे ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा इट बिकम द वेरी स्ट्रांग, मजबूत हो गया, किसी से रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये कहता है कि मेरे पास साहब 7 तो अवेलेबल है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक ऊपर दिखा दिया उसके खोपड़ी पे 7 हो गया। और हाइड्रोजन भाइयों के पास कितना होता है, 1 होता है।
क्लोरीन के पास खुद का 4 होता है, तो ये कहेगा कार्बन के 4 मेरे पास तो ये है, मैं क्यों ना 1 2 3 इन लोगों से एक एक बार इधर बना लेता हूँ ताकि मेरा यहाँ से कुछ काम हो जाए, 7 हो जाएगा। एक क्लोरीन से ले लेंगे और क्लोरीन से लेंगे बस मेरा 8 पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं कोवैलेंस या कोवैलेंसी के नाम से जाना जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, बनाते हैं फॉर द ऑक्टेट। व्हाइल हाइड्रोजन के पास आप देखेंगे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो डुप्लेट हो जाए, वहीं पर आप देखेंगे ये क्लोरीन में भी एक चाहिए, बाकी ये सब मिल करके इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं CH3Cl में। क्लियर है बात? चलिए अगला देखेंगे, डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी केमिकल रूप में बताओ, जो कुछ ना कुछ कहते हैं ना, केमिकल क्या होता है, कोई चीज़ मेरे को जोड़ा, मेरे के पास आया और मेरे पास आने के बाद कुछ दूसरा बन गया, तो नहीं कुछ बदलाव दिखाई पड़ता है। मैं फिजिकल चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिकल चेंज की बात कर रहा हूँ। अब जो बदलाव आपके सामने दिखाई पड़ता है, तो देखो जिससे मैंने कहा कंबर्शन करवा दो, कंबर्शन मतलब जलना, कब जलेगा और जलेगा तो क्या इससे जलेगा और जलने के बाद होगा क्या। तो कंबर्शन में मैंने कहा कि देखिए कंबर्शन कहता है बेटा कि कार्बन और उसके जितने भी एलोट्रॉपिक होते हैं, नहीं जितने भी एलोट्रॉपिक हैं उसके जो अपर रूप पाए जाते हैं, जो उसके और भी रूप ही होते हैं, वो ये बर्न करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के बर्निंग करने की कोई संभावना है नहीं। जैसे कार्बन देखा आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, CO2 बना दिया, हीट बन गया, लाइट बन गया, तो कंबर्शन पॉसिबल है तभी संभव होगा जब ऑक्सीजन मिल जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो कार्बन के साथ मिलने वाला आकर के। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन को गेन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे CH3CH2OH एक एल्कोहल ही, एल्कोहल कैसे एसिटिक एसिड में बदल गया है ना भाई। इथेन ये सॉरी एथेनॉल जो हमारा है एक प्रकार से देखिए हम कहते एक नॉर्मल समझो इसको, ये एल्कोहल है, एल्कोहल हमारा एसिड में चेंज हो गया, कब? जब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन मिल गया तुरंत, कब हुआ? एल्कलाइन KMnO4 के साथ में हुआ। ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो ध्यान देना इन दोनों की उपस्थिति में इसको हीट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एसिड बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि एसिटिक एसिड है। एडिशन क्या होता है कि जब मान लो ये हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब हो गया कि हमारा कैसा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाई पड़ गया। अब ये दोस्तों क्या होता है कि इसको पैलेनियम या निकिल जैसे कैटलिस्ट की उपस्थिति में आप देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये एडिशन हो गया और बदल गया हमारा दूसरे फॉर्म में। तो ये जो सामने आपको दिखाई पड़ता है यानी ये बताता है कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन को भी गेन कर सकता है, गेन करके कुछ ना कुछ काम करेगा और अपने पास किसी और एलिमेंट को जोड़ भी सकता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कैसे इसने जोड़ा अपने साथ और हाइड्रोजन को लाकर जोड़ लिया, कुछ निकाला को जोड़ दिया। सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मेरे को कुछ लेकर आओ, मेरे को दे दो, तो मैं कहूँगा कि यार मैं तुमको दे तो दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा, तो कहा मेरे पास जो एक्स्ट्रा मैं तुमको दे दूंगा। तो वही चीज़ है सब्स्टिट्यूशन। CH4 मीथेन को Cl2 के साथ रिएक्शन कराया तो ये एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से और एक क्लोरीन इसके स्थान पे आके जुड़ गया और बदले में एक हाइड्रोजन इनका और यहाँ पर एक क्लोरीन इनका, दोनों आपस में अलग हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाता है। और ये इस प्रकार से जो रिएक्शन बनते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रूप में जाने जाते होंगे। समझ में आया होगा। देखिए मैंने कहा ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझते चलिए बेटा। बोर्ड बहुत ही आपके बिल्कुल अगल बगल घूम रहा है, जान लो। साये के रूप में 20 फरवरी इंतज़ार कर रही है, जितना तुम पढ़ के आए हो साल भर उसका सब रिजल्ट देखना मिलेगा उसी में। तो जब नहीं पढ़े हो कहीं पर तो यहाँ तो पढ़ लो बेटा, इसके बाद आपको नहीं कुछ समझना है। ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ईमानदारी से पढ़ते रहो। फिर देखिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप पढ़ लेना, कैसे साबुन या सर्फ कैसे क्लीन करता है, उसका एक्शन क्या है, उसमें हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक इंड क्या होता है, कैसे सोप जा करके मैल को पकड़ता है और कैसे बाहर निकाल देता है, नहीं उसके अलावा जो भी प्रोसेस होते हैं उसको आप पढ़िएगा। इसमें हाइड्रोजनेशन क्या है, द एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ जाना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं बीच बीच में लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये सब पढ़ना है, आने की संभावनाएं यहाँ से बहुत हैं। मैंने देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं कि ये आपको प्रश्न में जरूर वहाँ पर देखने को मिलेगा, समझा ना। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द डोबेरिनियर स्ट्रेट एंड द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये दोनों मेंडलीव साहब के ताऊ थे, उनके पहले आने वाले थे। इन लोगों ने कहा कि मैं दादा कुछ बता दूँ तब तुम आओ,
तो उन्होंने कहा ठीक है बेटे, तुम लोग अपना रोना गाना कर लो, देन आई कम। वो कहा ठीक है। अब देखिए डोबेनाव साहब ने 1877 में, जो कि JW डोबेनाव नाम था, जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन के बहुत बड़े केमिस्ट माने जाते थे, और माने ही नहीं जाते, है भी, थे भी। इन्होंने ट्राई किया था अरेंज करने को एलिमेंटों को, एलिमेंट्स को सोचा कि लाओ अरेंज कर दें विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़, एक जैसे प्रॉपर्टी रखने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने एक ग्रुप में सबको, जैसे ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में सारे के सारे वही एलिमेंट होंगे जिनकी सिमिलर क्वालिटीज़ होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी, तो उन्होंने सेट कर दिया। इन्होंने आइडेंटिफाइड किया सम ग्रुप, कुछ ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई कर दिया बेटा जिसके पास 3 एलिमेंट होते थे, 3 एलिमेंट्स होते थे, ईच कॉल्ड द ग्रुप, उसको बोल दिया ग्रुप ऑफ ट्रेड कह दिया। अब ग्रुप ऑफ ट्रेड कर दिया एंड अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास, ऐसे में व्यवस्थित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एटॉमिक मास जो है, इन्होंने कहा एक चीज़ कहा, जैसे मान लो ये 3 है, 1 2 3, इन्होंने कहा ये बीच वाला जो है ना, इन दोनों का एवरेज होगा एटॉमिक मास। जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया क्लोरीन का, क्लोरीन 35.5 होता मास, ब्रोमीन 79.9, आयोडीन 126.9। तो इन्होंने कहा ये जो बीच में ब्रोमीन है ना, ये कैसे आया होगा, ये हमेशा एवरेज होगा इन दोनों के। तो देखो 35.5 को 126.9 से आप ऐड करिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज जो है इसका निकल आएगा। देखो इन्होंने कहा एटलीस्ट, लगभग, तो ये लगभग उसके करीब में आ जाता है, ये एवरेज बन गया। तो ये जो ट्रिक, जो दिमाग दिया लोगों को, ये हमारे डोबेनियाव साहब थे। इन्होंने और एग्जाम्पल लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम 7 है, सोडियम 23 है, पोटेशियम 39 है। तुम इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा इसका एवरेज। 39 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया, देखो 39 और 7 हो गया 46, समझ लीजिए इसको, ये और ये जब तुम जोड़ते हो तो ये 46 हो गया। एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 23, और 23 मतलब कौन, ये वाला आ गया, नहीं आ गया सोडियम। तो यही इन्होंने कहा डोबेनियाव साहब ने कि जो मिडिल वाला जो होता है, मिड वाला जो होता है, ये एवरेज हमेशा होता है, अगल बगल के जो 2 और एलिमेंट्स होते हैं उनके मास के एवरेज माने जाते हैं। फिर देखिए अब न्यूलैंड साहब आगे, अभी न्यूजीलैंड ना समझ लेना, न्यूलैंड है। न्यूलैंड ने क्या कहा, इन्होंने क्रिएट किया ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो कि 1866 में बात बताई थी, 1866 में, जो कि एटम एलिमेंट्स को रखा था इन्होंने कैसे, इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक मास, सेम प्रोसेस सब किया इन्होंने, फाउंड द एवरी 8। उन्होंने कहा कि जब 1 से लेके मैं 8 तक आता हूँ तो जितने एवरी 8 एलिमेंट जस्ट लाइक द फर्स्ट, एक 8वां वाला जो एलिमेंट पड़ता है ये जाकर के 1 से मैच करता है। अब इन्होंने क्या कहा, 1 से 3 के बीच का डिफरेंस बता दिया ट्रेड्स में, लेकिन उन्होंने कहा 1 से शुरू करता हूँ, 8 में जब आता हूँ तो जो 8 में पहुँच जाता हूँ तो ये 8 मैच करता है बिल्कुल 1 वाले के साथ। तो ये ऑक्टेट वाला सिस्टम था। तो उन्होंने कहा, इन्होंने क्रिएट किया कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, इनके एटॉमिक नंबर में बढ़ाने के बाद उन्होंने देखा कि एवरी 8 एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। वही जो मैंने कहा, पहला वाला 8 के बराबर होगा, सेम करेक्टर रखेगा। इन्होंने कंपेयर किया था, इनका जो ऑक्टेव्स लॉ था इन्होंने कंपेयर किया था किसके साथ, जैसे कि म्यूजिक के साथ, है ना, कंपेयर इन द म्यूजिक सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर है बात। फिर उन्होंने, अभी मैंने बताया था कि एलिमेंट सबसेल क्या होता है, आपको देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम निकालोगे बेटा तो उसमें आपको इस प्रकार के सबसेल्स मिलते हैं, जो कि ये हमारे सेल्स को भरते चले जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको इसमें सेटल करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को उसकी वैलेंसी भी मान लेते हैं। तो वैलेंसी जो होती है आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम क्या करते हैं, कन्फाइड करते हैं। समझ में आई बात। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए इसमें अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बेटा 19 जो कि होगा, एक्सप्लेन द अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आखिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इतनी सफलता क्यों मिल गई। वहीं पर न्यूलैंड साहब को, डोबेनियर साहब को इतनी ज़्यादा अहम भूमिका नहीं मिली, हालांकि धीरे धीरे उनको फिर विलुप्त कर दिया गया। लेकिन जो मेन आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन फेमस हैं, तो वो हमारे मेंडलीव साहब ही हैं, ठीक है ना। मेंडलीव और मेंडल अलग हैं, मेंडल इन बायो, मेंडलीव इन केमिस्ट्री, जो पीरियोडिक टेबल दिए हैं मॉडर्न। अभी देख लीजिए, इसमें बहुत सारे इनके टेक्निक हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स थे, जिसमें उन्होंने बताया कुछ कि 92 कौन से हैं और बाकी बच्चे कौन से हैं, वो आएंगे जब बात होगी। 8 फरवरी 1834 को स्टार्ट किया था इन्होंने, मात्र 63 एलिमेंट से लेकर शुरू किया। इन्होंने रिलेशन दिया था एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक मास था
उसी को लेकर आधार बनाया एलिमेंट का, और पीरियोडिक टेबल कंटेंट थे इनके वर्टिकल कॉलम में थे, जिसको उन्होंने ग्रुप का नाम दे दिया था। ग्रुप मतलब सीधा चले जाओ, तो ये वर्टिकल कॉलम में दिखाया। वहीं पर एक हॉरिजेंटल कॉलम भी था, रो था, जिसका नाम था पीरियड्स, जिसको हम लोग सीधा बताते हैं। तो ये हमारा पीरियड्स के रूप में हो गया पी। ये जो चलाया है ये हमारा किस में चला गया, तो वो हमारा ग्रुप में आ गया, समझिएगा इसको। तो पीरियड्स एंड ग्रुप ऐसे फॉर्म इन्होंने बांटा था। इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास के आधार पर रखा था, मैंने पहले बताया, जैसे कोबाल्ट में 58.9 होता है, लेकिन बिफोर रखा गया इसको निकल 58.7 का। तो क्यों? क्योंकि जो नंबर बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, तो 58.7 पहले लिखा, फिर रख दिया कोबाल्ट 58.9, बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे जगह को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, उनको पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनको यहाँ पर रखना होगा। तो ये बहुत अच्छी सोच इनकी रही है। जैसे कि ग्रुप्स में कौन से थे वो अपने पीरियोडिक टेबल में जो छोड़ा था, जैसे स्कैंडियम था, जैसे गैलियम था, जर्मेनियम था, ये लेटर डिस्कवरी इनकी हुई है, और वो वही जगह पे फिक्स की गए जहाँ पर मेंडेलीफ ने जगह गैफ को छोड़ कर रखा था। लिमिटेशन थे, नो फिक्स पोजीशन। इनका क्या लिमिटेशन था? हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं था, भटक रहा था, नवजात ऑक्सीजन था, चाहे इधर चाहे उधर, जहाँ मन करे जहाँ बैठ गया। तो इसीलिए इसका कोई फिक्स जगह नहीं हो पाई, इससे उनको थोड़ा सा मतलब सामना करना पड़ा लोगों के निंदों से। फिर सिमिलैरिटीज़ केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ के आधार पर कुछ बात हुई है, जिसमें देखेंगे फिक्स जगह तो नहीं था, लेकिन आइसोटॉप बता दिया। आइसोटॉप में कहा गया था कि हालांकि उस समय डिस्कवरी पीरियोडिक टेबल के बहुत समय बाद हुआ था, तो ये भी थोड़ा बाद में आया, जो कि सिमिलर बताता है केमिकल प्रॉपर्टी को, और डिफरेंस हो जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिफरेंस होगा, लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स हो जाते हैं, जिसको आइसोटॉप कहते हैं। डिस्कवर्ड हुआ था फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर द पीरियोडिक टेबल डिस्कवरी। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो SPD-F ये ब्लॉक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन पढ़िएगा इसको। कुछ ब्लॉक आ सकते हैं कि कौन से ब्लॉक हैं, S में कितने हैं, 2 हैं, P में कितने हैं, 3 हैं, जिसमें 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन है, D में कितने हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, जिसमें 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे F में 7 हैं, दूनी 14 इलेक्ट्रॉन है। ये भरने का तरीका है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो उसमें K LMN जैसे सब सेल आते हैं, मैंने आपको बताया होगा। आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये SPD-F ब्लॉक पर ध्यान देना। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ बात रही है इनमें, जैसे कि वैलेंसी बताया होगा कि किसकी वैलेंसी कितनी होगी, वही आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ द वैलेंसी। फिर बताया एटॉमिक साइज़ क्या है। अगर आइटम्स जो होते हैं, जैसे आइटम्स क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जैसे ये एक आइटम हो जाए, ये बीच में न्यूक्लियस वाला भाग है। अब यहाँ ये आउटर मोस्ट सेल में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो उनके बीच में उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खींच थोड़े ना पाएगा, बगल में ही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा होगा। तो यानी वही चीज़ बताया गया है कि एटॉमिक साइज छोटी होगी कि बड़ी होगी, एटॉमिक रेडियस पर भी डिपेंड करता है, जो कि उस एटम का रेडियस माना जाता है। जो कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जानते हैं हम लोग 37 PM होता है। PM बोलते हैं किसको? पिकोमीटर को बोलते हैं। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। समझ में आए बातें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जो एटम्स में होती है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ एंटासिड वर्क, कैसे एंटासिड वर्क करते हैं? तो एंटासिड कुछ और नहीं होता, एक बेसिक नेचर का होता है, जो कि न्यूट्रलाइज करता है किसको? द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड विच आर रिलीज्ड इन द स्टमक। स्टमक में बहुत ज़्यादा अगर एसिड निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन उसको कंट्रोल करेगा? तो उसको कंट्रोल करने वाले ही हमारे कौन से होते हैं? एंटासिड होता है, जो कि बेसिक नेचर का है। ये हाइपर एसिडिटी को भी काज कर सकता है, ज़्यादा निकलेगा हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टमक में आपको क्या होगा? पेन होगा, तकलीफ होगा। तो आपको ये क्या करेगा? गिव द रिलीफ। एंटासिड क्या करता है? गिव द रिलीफ करता है फ्रॉम द पेन ऑफ द स्टमक। सही है। फिर देख लीजिएगा व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन द, आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हो जब किन चीज़ों से सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया जाता है? किसमें? पानी में और लाइम वाटर में। देखिए क्या होता है, SO2 को जब पानी से पास करते हो तो आपको H2SO4 मिलता है, जो कि सल्फ्यूरस एसिड के नाम से जाना जाता है। ये आएगा, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। सल्फर डाइऑक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हो लाइम वाटर से, तो कैल्शियम CaSO3 निकलता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, और पानी मिल जाता है। सही है। फिर देखेंगे बेटा व्हाट हैपन व्हेन द नाइट्रिक एसिड ऐड इनटू द एग सेल। अंडे का जो वो होता है ना सफ़ेद वाला पार्ट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि उससे जब कभी भी तुम नाइट्रिक एसिड से दोस्ती कराओगे तो क्या होगा? तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये अंडे वाला भाग होता है, जैसे मिलता है तो यहाँ बनाता है क्या? कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, साथ ही साथ पानी के साथ साथ कार्बन
ऑक्साइड बन जाता है। तो ये होता है इसके साथ। फिर देखेंगे दोस्तों कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा इट्स हीटेड। अगर तुम बेकिंग सोडा को गर्म करते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका नाम होता है, उसको तुम गर्म करोगे तो क्या बनेगा, तो आपको Na2CO3 साल्ट बन जाएगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाई एसिड, ठीक है। फिर देखेंगे वॉशिंग सोडा को अगर गर्म करते हो तो क्या होगा, तो Na2CO3 अगर इंटू 7H2O, जो कि आप जान सकते हैं कि वाइट एक प्रकार से जो बनाएगा हमारे साथ एक मोनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें क्या होता है देख सकते हैं कि गर्म होता है तो Na2CO3 इंटू H2O 6H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि वॉशिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होगा, या बेकिंग सोडा को हीट करें तो क्या होगा, ठीक है। एक और समझिएगा, जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जब तुमको गर्म करोगे जिप्सम को, तो क्या होगा, जिप्सम यानी CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम हो जाता है। आपने गर्म किया, चेंज होगा POP में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जो कि देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O, साथ ही साथ 1½ H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा जो बनता है हीट करने पर क्या इफेक्ट होता है, ये देखने को मिल गया। बहुत ही करीब हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा, घबराना नहीं है। लगभग इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से सब आ चुके होंगे। अभी कुछ और बच्चे हैं जो मैं बता देता हूँ, फिर इसको मैं क्लोज करता हूँ। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव भी आ जाए या वन लाइनर आ जाए, है ना, या मान लेते हैं कि रीजनल वाला दे दे क्वेश्चंस, तो भी आपको कहीं ना कहीं क्लियर करना है। देखिए जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन 22 नंबर पे, आप देखेंगे ए मेटल विच इज प्रिजर्व इन कैरोसिन। कौन सा वो मेटल है बेटा जो कैरोसिन में प्रिजर्व किया जाता है, अगर प्रिजर्व नहीं करोगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हमारा है सोडियम, Na सोडियम क्यों रखा गया, सोडियम को पानी में फेंक दो, पानी में आग लग जाती है। तो सोचिए इसीलिए कैरोसिन में उसका अच्छा जगह कैरोसिन ही है। ध्यान रखिए, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं। हाँ, जैसे जो कुछ विदेश से आए होंगे कैरोसिन नहीं जानते हैं तो जान लीजिए मिट्टी तेल कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 11 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन मास देखेंगे 23 होता है, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 281 होता है ना। यानी इसमें K है, इसमें L है, इसमें M है, 3 सब सेल हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो K में 2 है, L में 8 है, M में 1 है, यानी 1 बाहर है, यानी उसकी वैलेंसी सोडियम की क्या होती है, 1 होती है। यानी कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो सोडियम हमेशा N+ हो जाता है और ये मजबूत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल इज इक्वल टू द इनर्ट गैस में चेंज हो गया। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ से। सेकंड देखना है इसमें लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल। कौन सा वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की क्वालिटी क्या है, ना करंट बहेगा, ना तो किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, ना तो उसमें किसी प्रकार की चमकीली चीज़ें दिखाई पड़, लकड़ी वगैरह कोयला क्या है चमक रहा है, नहीं है, नॉन मेटल है। हाँ एक आता है नॉन मेटल, आप देखेंगे जो कि आप ग्रेफाइट, पेंसिल की निब जो होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, उसको टच करोगे करंट में तो ज़िंदगी साफ हो जाएगी, है नॉन मेटल। लेकिन एक्सेप्शन में आ गया, जैसे दुनिया का सबसे जैसे हार्डेस्ट मेटल ही होता है, लेकिन मेटल में आप देखेंगे डायमंड नॉन मेटल है, लेकिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए मेटल क्या है, कलर्ड है, नॉन मेटल में आता है तो आयोडीन, ये आयोडीन वही जो आयोडीन नमक खाते हो तो ग्वाइटर से बच जाते हो, घेंघा रोग से बचते हो। कौन सा मेटल है जो मेल्ट होता पिघलता है, व्हेन यू कैप इन योर पाम, हाथ में रख लीजिए पानी की तरह से मक्खन मोम की तरह पिघल जाएगा। तो वो जो मोम की तरह पिघल रहा है, क्या हुआ लल्ला, तो ये जो पिघल रहा है ये कुछ और नहीं है, गैलियम है, गैलियम, समझ में आया ना। अब देखेंगे आता है कि मेटल जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का, हीट पास नहीं करने देता, मतलब मेटल होने के बाद हीट नहीं पास करने दोगे लल्ले, क्योंकि हीट पास होना ही सबसे बड़ी पहचान है मेटल की। लेकिन ऐसे भी कुछ हैं जो इसको विरोध करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, वो कौन है, लेड है हमारे, ठीक है, Pb समझिए, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो भैया, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, मैं रीजन के साथ इसको बताने वाला हूँ। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कंसीडर किया जाता है एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक आपने नाम सुना, एम्फीबियंस जल और थल,
वाटर एंड द लैंड, एक्वाटिक एंड द टेरेस्ट्रियल, दोनों कंडीशन में पाए जाने वाले एम्फीबियंस हैं। ऐसे दोनों नेचर रखने वाले, एसिडिटी एंड बेसिडिटी रखने वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उन्हीं का नाम हम दे देते हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में है। तो हम बताएंगे एल्युमिनियम जो है ये शो करता है एसिडिटी, एसिडिक और बेसिक, इसलिए कहा जाता है। हालांकि इसमें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है मेटल में, लेस है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, रिएक्ट करता है विद द एसिड और बेस, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, सो इट इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो इसमें अगला दिया है कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। अब कौन से वो आयनिक कंपाउंड होंगे, जो आयनिक कंपाउंड जितने भी हों जिनके ऊपर आयंस लगे होते हैं, वो मोल्टन यानी गले हुए अवस्था में भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होता रहता है। वो कैसे, तो देखो बताया गया क्यों ऐसा होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मोल्टन अवस्था में भी, क्योंकि यहाँ पर आयन बिकॉज द फ्री, आयन फ्री होता है, जाहिर सी बात है कि मूव कर जाएगा मोल्टन अवस्था में बह जाता है। डिफाइन करना कुछ टर्म्स जैसे मिनरल्स, आप जानते हो कि एलिमेंट्स हो, कंपाउंड्स हो, ये नेचुरली पाए जाते हैं कहाँ पर, ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह उसको क्रस्ट कहते हैं, तो वहीं पर ये पाए जाते हैं एलिमेंट्स कंपाउंड जो भी होते हैं। ओर्स क्या हैं, रॉ फॉर्म मिनरल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, हैविंग द वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। उसी मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स के नाम से जानते हैं। फिर आता है गैंग। गैंग क्या होता है, गैंगू में ओर्स माइंड होते हैं। ओर्स कहाँ से खुदाई करने के बाद निकलते हैं, तो ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी की खुदान होती है वहाँ से ओर्स निकलते हैं। अयस्क लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज़, बहुत सारी गंदगी उसमें पाई जाती है। क्या निकलने वाला जो ओर्स होता है सब साफ सफाई होता है, नहीं, बहुत सारी उसमें अनवांटेड चीज़ें लगी होती है, तो उसको हटाना, साफ करना ही तो बनाता है, उसको प्योर बनाएगा। तो उस इम्प्योरिटीज़ को हटाना, कौन कौन से, सॉलिड है, सैंड है, तो यही सब सॉलिड सैंड हमारे क्या कहलाते हैं, गोइंग कहलाते हैं, ठीक है ना, ग्रेवल्स कहते हैं गोइंग्स। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ये दिया है कि कौन सा ऐसा होगा मेटल्स जो कि मेलेबल एंड द मोस्ट डक्टाइल, जिसको जितना पीटो उतना मज़ा आएगा, बिल्कुल जाली बना देगा वो, तो बीट करने पर भी खूब ज़्यादा फैलता है, वो हमारा कौन है, गोल्ड है। बेस्ट कंडक्टर है, और एक है जो सबसे कमज़ोर कंडक्टर है, तो हमारा सिल्वर सबसे बेस्ट माना जाता है, लेड हमारा सबसे लीस्ट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का होता है, मरकरी का कम होता है। बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को बेटा, आपके सामने है। अब आपके सामने मैं कुछ बात बताने वाला हूँ इसमें। हाँ, अब इसमें अगला बेटा जो बता रहा था मैं, हाँ देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो बैलेंस अभी बताया है, पहले ही मैंने बताया है, लेकिन एक मरतबा फिर ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई बार आए हैं यहाँ से, तो मैंने सोचा कि इसको फिर ना क्यों एक दूसरा इसमें आपको ऐड कर दिया जाए। देखिए सिंपल है, यहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये दोनों एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएंगे, Al2SO4 3। क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम 2 है, 2 ले लो नॉर्मल, ठीक है। फिर देखो ये 3 ले लीजिए, समझ में आते हैं, एल्युमिनियम बाकी सब बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन पर 3 ले लीजिए, क्लियर हो गया। अगला देखो Na2CO3 है और यहाँ पर हमारा HCl है, क्या करना पड़ेगा, Cl यहाँ पर, तो इसको 2 ले लो, ठीक है ना, ये 2 ले जाओगे Cl बनाने के लिए 2 Na, क्योंकि Na यहाँ पर हमारा 2 है तो Na को 2 लेना पड़ेगा यहाँ पर, सही हो यहाँ पर, बाकी बराबर है। नेक्स्ट देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके सामने दिखाई पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बने, जिसको व्हाइट PPT के नाम से जानते हैं, और पानी हमारा अलग हो जाएगा, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द फार्मूला एंड द स्ट्रक्चर। बहुत नॉर्मल है, रट लीजिए, अगर आप कार्बन एटम्स वाला पढ़ते हो तो यहाँ पर पूरी कार्बन फैमिली में जानना पड़ेगा। कार्बन नंबर अगर 1 है मीथेन, 2 है इथेन, 3 है प्रोपेन, 4 है ब्यूटेन, 5 है पेंटेन, 6 है हेक्सेन। तो ये ध्यान रखना इसमें किस प्रकार से 1 बढ़ता है कार्बन और 2 बढ़ता है हाइड्रोजन CH2, इन्हीं का अंतर पूरे का पूरे में चल रहा है। हालांकि अभी इसी को हम देखेंगे तो होमोजेनस सीरीज भी हम लोगों को सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, अभी बताएंगे आगे। अब इसमें कहा गया स्ट्रक्चर, तो एक का मैं बता देता हूँ, चाहे जो देखो उसी से समझ जाना इसको, उसी से आप इसको समझिएगा। देखिए जैसे ये कार्बन है तो कार्बन पर 4 हाइड्रोजन से जोड़ दें यहाँ पे, देखो हो गया आपका स्ट्रक्चर, बना लेना अपना। जैसे ये वाला है C2H6, तो 2 कार्बन लगाओ, 6 बनाना है तो 2 2 4 2 5 2 6, 1 2 3 4 5, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा बन गया क्या, C2H
6, यानी ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। तो क्या ये समझ में आ गया होगा बेटा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस एक लास्ट इसका बचा हुआ है, बस इसके बाद हम इस चैप्टर को, इस पूरे सेशन को भी क्लोज करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताएं आगे। चलिए अब इसमें जो कुछ बचे हुए लास्ट में है बेटा, उसको ध्यान से देख लीजिए, बस ये हम इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है इसमें, मतलब कि 27 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बेटा? राइट द नॉमेनक्लेचर एंड द फंक्शन ऑफ द ग्रुप। कुछ दिए गए हैं जिसका फंक्शनल ग्रुप को आपको बताना है, नॉमेनक्लेचर करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हैलोजन, हैलोजन मतलब हो गया कि क्लोरो ब्रोमो शब्द लगाया जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। और एल्कोहल, एल्कोहल में जो सफिक्स लगता है बेटा क्या लगता है? ऑल लगता है। क्या लगता है? ऑल लगता है। जैसे अगर आप 3 कार्बन का लेंगे तो ये जैसे हमारा क्या है? क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पर प्रोपेन ही होगा, लेकिन यहाँ पर सफिक्स हमने लगाया है, अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर देखेंगे एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या, अगर CHO जो ग्रुप है एल्डिहाइड, उसमें हम लोग अल लगाते हैं, इसका सफिक्स होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं क्या है? प्रोपोनल, तो प्रोपेनॉल होता है। ये प्रोपोनॉल है, ये नॉल है। कीटोन, कीटोन में क्या होता है बेटा कि ऑन ग्रुप लगता है, जिसमें प्रोपोनोन, प्रोपोनोन कहा जाता है, तो नॉन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे सफिक्स OH ग्रुप लगता है, जिसमें प्रोपेनोइक एसिड होता है। डबल बॉन्ड लगता है तो इन लगाया जाता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम लोग इन कहते हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, इन होता है, 3 बॉन्ड है तो आइन कहते हैं। तो वही चीज़ लिखा कि डबल बॉन्ड है तो इन होगा, प्रोपीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा, यानी प्रोपाइन होगा। ये बात क्लियर होगा। फिर देखेंगे बेटा इसमें डिफरेंस बिटवीन द इथेनॉल एंड इथेनोइक ऑफ प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो देख लीजिए, अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है हमारा एल्कोहल, तो जिसको हम नॉर्मल एल्कोहल ही कहते हैं, इथेनॉल कहा जाता है। अब इथेनॉल ने रिएक्शन किया, यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम एसीटेट तैयार हो गया और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गया। फिर देखेंगे यहाँ पर तो CH3 CH2O Na बन गया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्लस था, वो अपन निकल गया, पानी के साथ रिएक्शन किया यानी हाइड्रोजन गैस बन गया। यहाँ पर देखेंगे CH3 CH2OH, यानी वही हमारा जो कि इथेनॉल है, इथेनॉल ने क्या किया? इस बार इसको हॉट कंसंट्रेशन के साथ क्या किया गया? तेजाब के साथ मिला दिया गया H2SO4 में। बना क्या? यहाँ बना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर बाहर हो गया। समझ में आई बात है? चलिए अब एक देख लेंगे, इथेनोइक एसिड है, जिसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, CH3COOH। क्या करता है? जब ये इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है, यानी दारू के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा? यहाँ पर एस्टर बनाएगा। एस्टर मतलब RCOOR, यानी CH3CO CH2 CH3 एस्टर कहा जाता है। ये समझ में आया? तो ये बात यहाँ बन गया। फिर देख लेते हैं बेटा, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जो कि इसके पढ़ने के बाद, ये सेशन के बाद भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि यहाँ से आ सकते हैं। जैसे कि राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द इथेनॉल, पढ़ना बढ़िया से, उसका स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज एक बार बढ़िया से। वर्क ऑफ द लिटमस पेपर, ये वही लिटमस पेपर है जो इंडिकेटर के रूप में जाने जाते हैं एसिड और बेस को चेकअप करने के लिए, जो कि लाइकेन से बनाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रस्टिंग, कैसे लोहे में रस्ट लगता है, जंग लगता है, वो देखना है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और राइट द 5 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन करना है। फिर देखेंगे बेटा व्हाट इज़ द होमोलोगस सीरीज, कैसे होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस होता है, जो भी मैंने बताया था, लेकिन इसको एक मरतबा बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। लास्ट देखेंगे व्हाई आर एलॉयज एली कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के रूप में, क्यों एलॉयज का हम लोग यूज़ करते हैं एज ए इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के रूप में। क्लियर है? तो ये बेटा जो मैंने सवाल लिखा है, ये आपको ये हमारा वीडियो देखने के बाद खुद पढ़ना है। ये उम्मीद मैं करता हूँ कि ये प्रश्न, ये क्वेश्चन, ये सेशन आपने अगर देख लिया होगा या देखा होगा या देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको तनिक भर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये हमारी गारंटी है। आप पेपर दे करके आओगे बेटे तो आप कहोगे कि सर आपने जो हमें पोस्टमार्टम कराया था, इस सीरीज का पोस्टमार्टम सीरीज जो आपने बताया था हमें केमिस्ट्री के लिए, वो वास्तव में सफल हो गया। और वो वास्तव में सफल नहीं बल्कि 100% मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो बेटे चलिए, ये तो था केमिस्ट्री का, हमने जो आपके एक साथ गन शॉट में दिखाया, आपको पोस्टमार्टम करा दिया केमिस्ट्री का। ऐसे ही अब आपको हम कल बायोलॉजी का भी दिखाएंगे, फिर फिजिक्स भी देखेंगे, यानी कि 20 फरवरी को पेपर है, तो हम लोग 19 तारीख तक ये सब ख़त्म कर देंगे। और एक मरतबा एग्ज़ाम से पहले ही सुबह मॉर्निंग में हम लोग तीनों के एक
कह सकते हैं एक साथ मिला करके कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करेंगे जिसमें बहुत सारे वहाँ से भी फायदे आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे होंगे और मेहनत से पढ़ा होगा। अब आपकी बारी है, अब आप दिखाइए अपने अंदर के उस जुनून को, अपने उस अंदर के आग को, लक्ष्य को पाने की तैयारी अब आपके हाथों में है। हर एक की आएगी बारी बारी लक्ष्य को पाने की, क्योंकि आप कर रहे हैं अपनी खुद की तैयारी। चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।